नमस्कार, न्यूज इंडिया में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ममता बनर्जी को सत्ता से बेदखल करने के लिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है और बीजेपी इसके लिए पूरी जोर शोरों से जुट चुकी है। इसी के तहत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 2 दिनों के पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे हैं। जेपी नड्डा का कोलकाता एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया, तो वहीं जेपी नड्डा ने सबसे पहले कोलकाता के हेस्टिंग्स में बीजेपी के चुनाव प्रबंधन कार्यालय का उद्घाटन किया और बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। बता दें कि दौरे के पहले दिन नड्डा भाजपा के 9 कार्यालयों का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद भवानीपुर जाएंगे। वह भवानीपुर में और नई अन्याय कैंपेन का हिस्सा बनेंगे और लोकल लेवल पर कार्यकर्ताओं से भी वार्ता करेंगे। बता दें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से ही विधायक हैं और ममता के गढ़ से ही नड्डा मिशन बंगाल की शुरुआत करने जा रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय पार्टी का बंगाल से विशेष रिश्ता है, बंगाल से विशेष संबंध है और कई बार लोगों को शायद इसकी जानकारी नहीं होती कि भारत में जनसंघ को पहले शुरू काल में 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष मिले हैं तो वह बंगाल से मिले हैं। इसको हमको ध्यान रखना और हमको यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि जनसंघ की स्थापना ही स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की प्रेरणा से शुरू हुई थी। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे? जिन्होंने अगर पाकिस्तान ने भारत का टुकड़ा किया तो पाकिस्तान का टुकड़ा करने वाले थे तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो बता दें आपको कि 2 दिवसीय दौरे पर जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल पहुंचे हुए हैं और हमारे साथ जुड़े हुए इस पर अधिक बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार हैं आरपी उपाध्याय। सर, स्वागत है न्यूज इंडिया में। धन्यवाद ऋचा जी। सर, कह रहे हैं कि 2021 में विधानसभा के चुनाव होने हैं पश्चिम बंगाल में। इसको लेकर अब बीजेपी काफी ज्यादा सतर्क नजर आ रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल बीजेपी वहाँ काफी मेहनत कर रही है और पूरा फोकस बीजेपी का आप देखेंगे बंगाल इलेक्शन पर है। और हो भी क्यों नहीं, देखिए आप 40 सीटें हैं वहां से लोकसभा की और 18 सीटें बीजेपी ने जीती हैं जहां तक मुझे याद है। तो कहीं ना कहीं उसे ये उम्मीद दिख रही है कि भी यहाँ अगर मेहनत की जाए तो हम सत्ता में आ सकते हैं स्टेट में। लेकिन दूसरी तरफ जो आप देखेंगे कि भी ममता दीदी का जो अपना काम करने का तरीका है वो भी आक्रामक है और उसी का परिणाम है। आप देखेंगे कि जितनी टॉप लीडरशिप है बीजेपी की वो ज्यादा से ज्यादा दौरे वहां रखे जा रहे हैं बंगाल में और बंगाल में एक ध्रुवीकरण की जो कोशिश है आप देखेंगे वो भी, चाहे वो दुर्गा पूजा के बहाने या दूसरे जो भी ओकेजन हैं उनके सहारे बीजेपी अपने आप को दिन प्रतिदिन मजबूत करने में लगी हुई है। उसी का परिणाम आप देखेंगे कि टीएमसी में भी कहीं ना कहीं भगदड़ नजर आती है। टीएमसी के जो लीडर हैं उनको भी शायद लगने लगा है कि बीजेपी सत्ता में आ सकती है, तो आप देखेंगे वो पार्टी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन करने के लिए ज्यादा उत्सुक हैं। बल्कि बताया तो यहाँ तक जा रहा है कि इलेक्शन से पहले बहुत सारे टीएमसी के लीडर्स बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं जी। ये बात अलग है कि वहां पर ममता के सामने ममता के कद का कोई भी फेस बीजेपी के पास फिलहाल नहीं। बिल्कुल और सर। जो जी बिल्कुल सर, संगठन है जी सर, बात पूरी करें सर। जी, जो संगठन है आप देखेंगे वो भी अभी पूरी तरीके से वहाँ नहीं कंप्लीट हो पाया है। उसी का परिणाम है कि भी जितनी भी टॉप लीडरशिप है बार बार वहाँ जा रही है। जेपी नड्डा का जाना, वहाँ भी 10-12 ऑफिस का उद्घाटन करना और मतलब अपना जो एक संगठन का जो एक विस्तार है वो पूरी मजबूती के साथ करना चाहती है। और बीजेपी की जो एक सबसे बड़ी पहचान है वो संगठन की मजबूती से ही है। आप देखेंगे देश भर में जितना मजबूत संगठन बीजेपी का है उतना कैडर या उतना आप देखेंगे कि मजबूत संगठन दूसरी पार्टियों में नहीं है। उसी का परिणाम है कि वो बूथ लेवल तक अपना पन्ना प्रमुख से लेके वो सब मजबूती के साथ एक्चुअल संगठनों को खड़ा करते हैं और वही लोग कहीं न कहीं पार्टी को जिताते भी हैं। जी, तो उसकी जीतने की संभावनाएं ज्यादा रहती। बिल्कुल।
सर, पश्चिम बंगाल में सीपीएम सबसे पुरानी पार्टी मानी जाती है, तो क्या वो भी अब जीत का दावा कर रही है? देखिए, सीपीएम जिस तरीके से इतने साल काबिज रही ऋचा वहां पर, तो कोई सोच नहीं सकता था कि भी कम्युनिस्टों को वहां से उखाड़ कर और ममता सत्ता पर काबिज होंगी। लेकिन वो हुआ है, उसे नकारा नहीं जा सकता जी। भी कहीं ना कहीं सत्ता से बाहर कम्युनिस्ट हुए हैं। तो कम्युनिस्टों को भी अपना सोचना पड़ेगा कि इतने साल सत्ता में रहने के बाद भी समस्याओं का जो निराकरण और हल है वो आप जनता को नहीं दे पाए, और तभी जनता ने कहीं ना कहीं बदलाव के रूप में ममता को चुना। ये बात अलग है कि बीजेपी, लेकिन जो एंटी इनकम्बेंसी है आपका राज, देखिए बीजेपी के बारे में प्लस पॉइंट ये है कि वहाँ बीजेपी का राज नहीं रहा। तो बीजेपी कह सकती है अब हम बंगाल में सुधार करेंगे, किसानों की हालत ठीक करेंगे, रोजगार देंगे, मजदूर देंगे, ये सारी चीजें वो अपने वायदे कर सकती है और जनता भी उस पर भरोसा कर सकती है। लेकिन जहां तक कम्युनिस्ट का सवाल है, तो कम्युनिस्टों का शासन इतने साल रहा है, और इतने साल आप देखेंगे कि जो सत्ता का चरित्र है या राजनीति का चरित्र है वो खूनी संघर्ष में भी तब्दील हुआ है वहां पर जी। उसी का परिणाम है सबसे ज्यादा जो राजनीतिक हत्याएं और वो जो होती हैं वो बंगाल में देखने को मिलती हैं। सर बिल्कुल, क्योंकि 2021 में पश्चिम बंगाल में चुनाव होने विधानसभा के, और हालांकि हम कह सकते हैं कि बीजेपी ने बिल्कुल बजा दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी किन किन मुद्दों पर लड़ने जा रही है? देखिए, बीजेपी वहाँ बिहारी अस्मिता की, वो बंगाली अस्मिता की बात करेगी, बंगाली की बात करेगी, और कहीं ना कहीं दुर्गा पूजा की बात करेगी, दुर्गा की बात करेगी, और हिंदुत्व की बात करेगी। जो वहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है, आप बंगाल में देखेंगे कि बांग्लादेश की जो घुसपैठ की जो समस्या है उससे वहाँ का जो लोकल बासिंदा है वो कहीं ना कहीं बहुत आहत है। आप देखेंगे कि भी संसाधनों पर जो एक बंटवारा वहाँ की जनता का, आवाम का हक होना चाहिए, उस पर जो घुसपैठी हैं वो आते हैं और वहाँ जो रोजगार है उन पर कब्जा कर लेते हैं, काम धंधे चौपट वैसे ही एक अच्छा नहीं चल रहा, और उसके बाद उनका कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन उसमें हो जाता है। और देखिए, पूरे अगर भारत का देखा जाए तो कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण तेजी से बढ़ रहा है। उसी कड़ी में आप बंगाल को उससे अलग नहीं कर सकते, जहाँ दूसरी पार्टियां आप देखेंगे कि हिंदू मुस्लिम दोनों को साथ लेके चलने की कोशिश करती हैं, वहीं आप देखेंगे बीजेपी का स्टैंड बड़ा क्लियर होता है कि वो टिकट देना भी गवारा नहीं करती है मुस्लिम समुदाय को। तो उसका जो एजेंडा है वो बड़ा क्लियर एजेंडा रहता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर भी एक बहुत बड़ा ध्रुवीकरण देखने को मिल सकता है। सर, आए दिन खबरें भी यही आती है और देखा भी जाता है कि टीएमसी और बीजेपी जो कार्यकर्ता में झड़प देखने को मिलती है। क्या बीजेपी यह साबित कर रही है कि टीएमसी की जो पार्टी है, टीएमसी जो सरकार बनी हुई है, वो शासन ठीक से नहीं चला पा रही है? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, दोनों तरफ से कहीं ना कहीं आक्रामकों को अख्तियार किया हुआ है। आप देखेंगे जहां आप बात करते हैं टीएमसी की, तो बीजेपी भी एक्चुअल में जहां उसका काडर है या जहां उसके वर्कर हैं वहां वो भारी पड़ते हैं। और जो सत्ता का चरित्र है या राजनीति का चरित्र अगर बंगाल का आप देखेंगे तो पहले कम्युनिस्ट भी जब भी ममता ने अपना पैर जमाने की कोशिश की आंदोलन के थ्रू सड़क पर उतर कर, तो उनको भी इन सब चीजों का भी सामना करना पड़ा। ये बात अलग है, कल जो कम्युनिस्ट पार्टी के साथ थे आज वही लोग कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कोई टीएमसी के साथ भी हैं और टीएमसी को सपोर्ट कर रहे हैं। उसी का परिणाम है कि वहां सत्ता का परिवर्तन हुआ और टीएमसी ममता दीदी वहां सत्ता पर काबिज हुई। जी बिल्कुल। और सर, जिस तरीके से जेपी नड्डा जब पश्चिम बंगाल पहुंचे, 2 दिवसीय उनका दौरा है, सबसे बड़ी बात यह है कि जो कार्यकर्ता है, जो उनकी विपक्षी पार्टियां हैं, उन्होंने बहुत प्रदर्शन किया है कृषि कानून को। क्या हमें ये कह सकते हैं कि इस बार जो विधानसभा के चुनाव होने वाली हैं 2021 में, उसमें बीजेपी को इसका सामना करना पड़ेगा कृषि कानूनों का? देखिए, अगर कोई संतोषजनक हल नहीं निकला तो ऋचा, ये बंगाल ही नहीं है, मैं देखूंगा कि पूरे हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान क्या आज तो मैं देख रहा हूँ कि वर्ल्ड में भी इसकी, विश्व समुदाय में भी इसकी चिंताएं दिख रही हैं। तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। अब बीजेपी किस तरीके से इस मुद्दे को हल करती है, किसानों के साथ कितना वार्तालाप सक्सेस होता है, उनकी कितनी मांगे मानी जाती हैं, क्यों आज की तारीख में जो छवि बनाने की कोशिश है बीजेपी की, वो किसान विरोधी छवि कहीं ना कहीं किसानों के मन में बनती चली जा रही है। तो वो एक चिंता का विषय है, और मैं समझता हूँ कि बीजेपी में भी उस पर चिंतन और मनन और मंथन हो रहा है
जी। उसी का परिणाम है। आप देखेंगे कि कल अमित शाह जी ने भी उसमें बुलाया किसान नेताओं को और कुछ यूनियन के पदाधिकारियों से बात की है। तो ये साफ देखा जा सकता है कि बीजेपी भी चिंतित है कि इस मुद्दे को किस तरीके से, और देखिए मुद्दा वेरी बिगिनिंग में जब ये था तो बड़ा आसानी से हल किया जा सकता था। जैसे जैसे टाइम निकलता चला जा रहा है, जैसे जैसे आंदोलन दिल्ली के दरवाजे तक पहुंच गया है, अब इसको सही तरीके से नहीं कर पाए, मैं तो यही बात कहूंगा। अदरवाइज क्या जरूरत थी कोई पानी की बौछार और सड़क खोद देना, आंसू गैस के गोले। तो किसान इन सब चीजों से कहीं कहीं आहत है। बिल्कुल सर, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष पार्टियां हैं, चाहे वो टीएमसी हो, देखा जा रहा था कि ममता बनर्जी भी लगातार इस कानून का विरोध करती हुई नजर आ रही थी। और रही एमएसपी की बात, तो उसको भी लेकर ममता बनर्जी ने काफी ज्यादा विरोध भी किया था और भारत बंद को भी लेकर उन्होंने समर्थन भी दिया था। क्या हम कह सकते हैं कि ममता बनर्जी को कृषि कानून का एक अहम मुद्दा भी मिल सकता है, साथ ही साथ जो आसपास के जो एरिया हैं उनको भी अपने कब्जे में कर सकती है ममता बनर्जी कृषि कानून को लेकर? बिल्कुल मैं उसी बात पे चुलमा रहा था ऋचा कि अगर सही तरीके से हैंडल नहीं किया गया किसान आंदोलन को, तो इसका जो खामियाजा है वो बीजेपी को उठाना पड़ेगा। क्योंकि हमारी ज्यादातर जो जनसंख्या है वो कृषि के ऊपर निर्भर है और कृषि से उनका जीवन और आस्थाएं धरती माँ के साथ जुड़ी हुई हैं। अगर उस पर कोई आंच आती है तो किसान जिस तरीके से आज दिल्ली के दरबार में हाजिरी लगा रहा है या पड़ा हुआ है, तो वो पूरे देश की चिंता का विषय है। और देखिए प्राइवेटाइजेशन के साथ बहुत सारी चीजें विकृतियां भी सामने आती हैं और किसान को उसी का डर है। पहले ही किसान कर्ज में डूबा हुआ है, आत्महत्या कल भी कर रहा था आत्महत्या और आज भी आत्महत्या कर रहा है, कर्ज में डे बाई डे डूबता चला जा रहा है। तो उसके रीजन सिर्फ एक है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि सरकार समझ पा रही है कि देखिए एमएसपी मान लीजिए उत्तर प्रदेश में 1800 रुपए कुंटल या 1900 रुपए कुंटल है, लेकिन मंडी में वही धान 800-900 रुपए कुंटल बिक रहा जी। तो ये कहाँ है किसान, जब तक उसको सही उपज का मूल्य नहीं मिलेगा या सरकार उसे गारंटी नहीं करेगी कि भी जो भी उपज है कितनी भी बम्पर क्रॉप वो पैदा करे, लेकिन सरकार जो एक एमएसपी है वो एक गारंटी देती है, जैसे मिनिमम वेजेस की गारंटी होती है और सरकारें मिनिमम वेजेस लागू करवाती हैं, नहीं करवाती हैं, क्योंकि मिनिमम वेजेस ये तो देना ही पड़ेगा आपको और ये नहीं देता कोई तो इस सजा का प्रावधान होता है। तो किसान 99% किसान ये चाहता है कि ये ना हो कि भी हमारा आलू पैदा हुआ और बम्पर फसल हो गई तो उसे फेंकना पड़े, गन्ने में आग लगानी पड़े। तो वो सर, यानी कि कोलकाता बिहार में जो चुनाव होने वाली है, माफी चाहते हैं, बंगाल में जो चुनाव होने वाले, इसको लेकर अब बीजेपी को काफी सतर्क रहना होगा और साथ ही साथ एक सही निर्णय लेना पड़ेगा, तभी बीजेपी वहां पर अपना पैर जमा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी बात को साझा करने के लिए।